नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के खिलाफ नहीं। तो वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवा दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन में किया अपना प्रथम संबोधन। सदस्यों से संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और संसदीय आचरण की निर्धारित लक्ष्मण रेखा का पालन करने की अपील। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। प्रदेश में एसआईआर गणना में 1.25 करोड़ प्रविष्टियों की पड़ताल की मांग। सीईओ दफ्तर के बाहर दिखा राजनीतिक टकराव। तृणमूल समर्थक बीएलओ ने की नारेबाजी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक एनआईए, एटीएस और राज्य पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और नवंबर में आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। जीएसटी कलेक्शन में दिखी तेजी। कुल जीएसटी राजस्व 1.70 लाख करोड़ रुपए के पार। तो वहीं यूपीआई ने फिर से रचा इतिहास। 20.47 अरब ट्रांजैक्शंस के साथ 32% का वार्षिक उछाल। हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद के सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों बाधित हुए। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रख रखाव किए गए और आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किए। मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक भी आज संसद सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 12:15 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही को चलने देने की अपील भी की। All these amendments were carried out in the Central GST Act for providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का बतौर सभापति आज राज्यसभा में पहला दिन है। तो इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। जो सदस्य विरोध में है। Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, who has given a very good facilitation to me by remembering my young days. Honorable Leader of the House Shriman J.P. Nadda ji, Honorable Leader of the Opposition Shriman Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs Shri Kiran Rijiju ji, Honorable Ministers, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shriman Harivansh ji, Honorable Leaders of various political parties and Honorable Members of this August House Rajya Sabha. I am so deeply moved by the wishes, appreciations and the encouragement by 33 members of this August House.
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का आज राज्यसभा में पहला दिन है, तो राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की तारीफ की और कहा कि प्रजातंत्र में उनके योगदान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। आपके जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है संसद के अंदर, कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। और अब अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान अनियमितता का आरोप लगाते हुए भाजपा ने 26 से लेकर 28 नवंबर के बीच गणना प्रक्रिया में की गई सभी 1.25 करोड़ प्रविष्टियों के ऑडिट की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श एजेंसी आईपैक राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीईओ का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने सीईओ कार्यालय, पर्यवेक्षकों और बीएलओ को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को लगाए जाने की मांग की है। ये विरोध पिछले 7 दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का खिलाफ ये लोग कर रहा है और ये बिना इजाजत लेकर ही ये कर रहा है। ये सब टीएमसी का गुन्स है, ये कोई बीएलओ नहीं है। आप लोग को एंट्री नहीं दिया ममता की पुलिस, डीसी सेंट्रल, खुद सीओ साहब को उतरना पड़ा। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। हम लोग को ये सब आदत है, फलता में जो हम लोग ये लोग को सही पहचानता है। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। और पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अभी तक राज्य के 2208 बूथों पर वितरित किए गए एनिमरेशन फॉर्म का संग्रह नहीं हुआ है। ईसीआई ने इस बाबत सभी ईआरओ और डीईओ को रिपोर्ट तलब करने को कहा है। ईसीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। ईसीआई ने मामले में सभी बूथों के लिए ईआरओ और डीईओ द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट मंगलवार सुबह 10 बजे तक जमा कराने का निर्देश दिया है। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कुंभ 2027 पर बात करते हुए धामी ने कहा कि पिछला कुंभ महामारी के कारण प्रभावित हो गया था, लेकिन इस बार सरकार इसे पूरी तरह से भव्य और खास बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे आयोजन में संत समाज का साथ जरूरी है ताकि कुंभ का आयोजन पूरी पहचान और परंपरा के साथ किया जा सके। ये तो सभी को जुड़ना ही चाहिए। मैं सभी से कहूँगा कि देखिए, ये भव्य और दिव्य कुंभ मेला हमारा होना चाहिए, क्योंकि 2021 में उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी बीच में, इसलिए बहुत सारे लोग कुंभ में आना चाहते थे, उस समय नहीं आ पाए थे। हम सभी से प्रयास करेंगे कि देश के सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और हमारे बड़े धर्माचार्य, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले, उन सभी को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। आगे की खबरों में एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का पद संभाल लिया है। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके के पूर्व छात्र एयर ऑफिसर के पास 37 साल से भी अधिक की शानदार सेवा, 7000 से अधिक उड़ान घंटे और C-130J स्पेशल ऑप्स क्षमता में अहम योगदान है। तेजवीर सिंह एयर मार्शल MB रानाडे की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर 2025 को 29 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
इजरायली रक्षा मंत्रालय ने तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक रक्षा तकनीक सप्ताह का आयोजन किया है, जिसमें वर्तमान और भविष्य से जुड़े अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी दुनिया भर के स्टार्टअप्स, सैन्य उद्योग, छात्रों और रक्षा क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए एक मंच बन गई है। तो देखिए हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे की तेल अवीव से ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद है और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये तेल अवीव यूनिवर्सिटी है। तेल अवीव की जो विश्वविद्यालय है वो है और यहाँ पर डिफेंस टेक वीक 2025 का आगाज़ हो चुका है। एक हफ्ते का ये डिफेंस टेक वीक जो है इसमें इजराइल की तमाम कंपनियाँ जो रक्षा क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट बनाती है उनको डिस्प्ले पे उन्होंने लगाया हुआ है। और ऐसा ही एक मैं आपको काफ़ी रोचक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। ये आयरन बीम है, 100 किलोवाट की पावर रखता है और जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता था कि लेज़र लाइट से ही दुश्मन को तबाह कर दिया या फिर दुश्मन के जहाज़ से लेकर मिसाइल या फिर ड्रोन को तबाह किया, इसका फंक्शन बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं, अप्रूवल्स मिल चुके हैं और अब इस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा आयरन डोम में। वही आयरन डोम जो पूरे इजराइल का रक्षक सालों से बना हुआ है। एक आयरन डोम की तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि आयरन डोम जिस तरह से पहले मिसाइल छोड़ता था उनके साथ ही आयरन डोम की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि अब इसमें एक मिसाइल पावर्ड ये मशीन भी लग जाएगी। ऐसे में अन्य जो चीज़ें दिखा रखी है वो भी आपको बताएं तो ये एक F-15 लड़ाकू जहाज़ है जिसमें स्पाइस बॉम्ब्स लगे हुए हैं। ये भी राफेल का प्रोडक्ट है। यहाँ पर ट्रॉफी APS सिस्टम है, एंटी टैंक जो भी मिसाइल आ रही होती है उसको रोकने में सक्षम है। और जैसे कि हमने आपको अभी आयरन बीम दिखाया वैसे ही लाइट बीम है, 10 गुना एक तरह से 10 गुना छोटा है उससे, लेकिन इसकी क्षमता जो है वो थोड़े छोटे जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको मार करने के लिए की जाती है। तो एक ये प्रोडक्ट है। ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगा रखे हैं। अगर हम बात करें UAVs की, यानी कि अनार्म्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स जो होते हैं वो इनकी काफ़ी मशहूर है। भारतीय फौज, सेना, नौसेना और वायुसेना इनके हिरॉन मार्क 2 के जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करती है। बल्कि तमाम तरह की मिसाइल, बराक मिसाइल हो, एरो 3 मिसाइल हो, ये सभी यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखी है। और कई अन्य तरह के प्रोडक्ट्स भी है। एल्बिट सिस्टम है, भारत के साथ इनका भी कोलैबोरेशन है कई सारे रक्षा के क्षेत्र में। पर ऐसे ही आप देखेंगे तो तमाम तरह की सैकड़ों कंपनियां अगर आप वहाँ पर देखें तो वो यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई है। लेकिन तेल अवीव में ये जो डिफेंस वीक चल रहा है उसको देखते हुए एक चीज़ साफ होती है कि इतना छोटा सा देश जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, भारत की ही तरह, जिसके सामने कई सारे चैलेंजेस है, वो किस तरह से उभर रहा है। और इसमें कई सारी सीख भारत और भारत के जो रक्षा क्षेत्र है उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इजराइल से मिलती है। तेल अवीव इजराइल से अक्षय डोंगरे, DD न्यूज़। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमला मंदिर सोना गबन मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत अगले सप्ताह मंगलवार को इस पर विचार करेगी। चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि इस घटना की गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मंदिर का सोना कथित तौर पर विभिन्न राज्यों में भेजा गया था और केरल के बाहर के व्यक्ति और प्रतिष्ठान भी इससे जुड़े हुए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने याचिका में आरोप लगाया है कि त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी TDB में ऐसे लोग कार्यरत हैं जिनका राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी से स्पष्ट राजनीतिक जुड़ाव है और बोर्ड के बाहर के लोगों का भी काफी राजनीतिक प्रभाव रखते हैं।
राजीव चंद्रशेखर ने दलील दी है कि द्वारपालक मूर्तियों की स्वर्ण मणित प्लेट और श्री कोविल यानी गर्भगृह की चौखट में जड़ित सोने को मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। इसके बाद भी केवल उन पर ही मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बात दिल्ली धमाकों की जांच की। इससे जुड़े संदिग्धों की जांच के सिलसिले में एनआईए ने सोमवार को कश्मीर के अलावा लखनऊ में भी छापेमारी की। लखनऊ में टीम ने खंदारी बाजार स्थित डॉक्टर शाहीन शहीद के पिता के घर पर लगभग 5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और इलाके में हलचल बनी रही। हालांकि छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की। एनआईए अधिकारी पूछताछ से जुड़ी जानकारियां एक डायरी में दर्ज करते हुए दिखे। और दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को लाल किले के पास कार विस्फोट मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 15 दिसंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सिद्दीकी को पहले 19 नवंबर को 13 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी और नैक मान्यता के बारे में छात्रों को गुमराह किया। ईडी के अनुसार 2018 से 2025 के बीच यूनिवर्सिटी ने 415.10 करोड़ रुपए कमाए, जबकि वित्तीय रिकॉर्ड असली संपत्तियों से मेल नहीं खाती। ईडी ने बताया कि छात्रों की फीस और जनता से जुटाई गई रकम का निजी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही सिद्दीकी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। गिरफ्तारी के दिन दिल्ली एनसीआर के 19 ठिकानों पर तलाशी में करीब 48 लाख रुपए नकद बरामद हुए। अब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी, जब उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी। और प्रवर्तन निदेशालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले और मुंबई में 12 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जा रही है, जहां ट्रस्ट और उससे जुड़े व्यक्तियों की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई एक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर की जा रही है, जिसे 11 अप्रैल 2025 को अक्कलकोवा पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया था। जांच में यह सामने आया है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में संलिप्त है। गृह मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रस्ट का एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके तहत ट्रस्ट को विदेशी फंडिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और यह पाया गया कि ट्रस्ट गैर एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ को विदेशी फंड भेज रहा था, जो कि कानून के खिलाफ है। और अब आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर। नवंबर महीने में देश के जीएसटी संग्रह में 0.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बीते वर्ष नवंबर के 1.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। आयात से प्राप्त राजस्व में भी 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो मजबूत व्यापारिक गतिविधियों के संकेत हैं। और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही जारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 32% की मजबूत वृद्धि हुई है। बीते महीने कुल 20.47 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। इसी के साथ नवंबर में 26.32 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22% के उछाल को दर्शाता है। नवंबर में प्रतिदिन औसतन 68 करोड़ ट्रांजैक्शंस और 87,721 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। अक्टूबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 20.70 अरब थे, जिनमें 25% सालाना वृद्धि और 27.28 लाख करोड़ रुपए का कुल मूल्य दर्ज हुआ था। आईएमपीएस के आंकड़ों में भी बढ़त दिखी। नवंबर में 36.9 करोड़ आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस हुए और कुल अमाउंट 6.15 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 10% की वृद्धि है। प्रतिदिन औसत आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस 1.23 करोड़ और मूल्य 20,506 करोड़ रुपए पर रहा।
2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई भारत को कैश और कार्ड आधारित भुगतान से डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, वाराणसी में काशी तमिल संगमम की शुरुआत 2 दिसंबर से हो रही है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर पूरे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के इन पोस्टरों के द्वारा काशी तमिल संगमम में आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। मुख्य समारोह स्थल नमो घाट पर पंडाल और स्टॉल अब भव्य रूप ले चुके हैं। तो तैयारी के बारे में एडीएम फाइनेंस सदानंद गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन की तैयारी में सभी विभाग और विभिन्न मंत्रालयों के साथ शिक्षा विभाग, भारत सरकार और पर्यटन विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा चरण बहुत ही भव्य होने जा रहा है। वर्तमान में आप नमो घाट पर देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग जो है उसमें लगे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल की तैयारी हो रही है, मंच बन चुका है। कल्चरल प्रोग्राम के बारे में हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। स्टॉलों को एलोकेट करने की बारे में चल रहा है। तो जो भी तैयारियां इसलिए यहाँ पर होती हैं, मिनट टू मिनट की क्या तैयारी होती है, साथ में कहाँ पर किस प्रकार से विजिट होगा, सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तैयारियां गतिमान हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से, जहां स्वयं सहायता समूह की 52,773 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। शासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत महिलाओं को लघु उद्यमिता प्रमाण पत्र देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसके तहत जिले में 75,352 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। लखपति बनी महिलाओं को मिलने वाला लघु उद्यमिता प्रमाण पत्र उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करता है। महिलाओं का कहना है कि NRLM से जुड़कर उनकी आमदनी बढ़ी है, जिससे वे अपने परिवार का खर्च आराम से चला पा रही हैं। लखपति महिला योजना हमारे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस जनपद में 75,352 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था। इनको 3 वर्षों में हमें इनके परिवार की आय को लखपति करना है। हमारी 52,573 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और शेष लखपति बनने की प्रक्रिया में है, जिन्हें हम अगले साल तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लखपति के अतिरिक्त भी हम लोग अन्य महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं कि उनको जो है कोई ना कोई रोजगार से जोड़ करके उनकी आय वर्धन करते रहें। रोजगार ये धूप स्टिक, धूप कोन, हवन कप और दिया बत्ती का काम है। और महिलाएं ये सारा काम तो कर ही रही हैं। बाकी मैंने इन महिलाओं को भी 8 से 10 महिलाओं को काम दिया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लखपति दीदी बनने का। तो मेरी सालाना है जो आय है वो 1 लाख से ऊपर है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे महीने की आय है 10,000 से 12,000 रुपये महीने, सालाना की 1.25 लाख रुपए महीने हो जाती है। और ये हाथरस अड्डा बिजली घर पर मैं 2 साल से कार्य यहाँ कर रही हूँ और जैसे मैं सहमत हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और अब खबर खेल जगत से। भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का अनिवार्य फिटनेस आकलन बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा। इस आकलन के नतीजे के आधार पर 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला में उनकी वापसी पर फैसला किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए गिल के गर्दन में चोट लगी थी और इसके बाद वो दूसरे टेस्ट और मौजूदा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में नहीं खेल पाए। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम से गिल की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है।
तो वहीं भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर भी है। हार्दिक पांड्या को T20 प्रारूप में खेलने की स्वीकृति मिल गई है और वो मंगलवार को हैदराबाद में बड़ौदा के लिए पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुकाबले के साथ लगभग 2.5 महीने बाद अपना पहला मैच खेलेंगे। उनके 4 दिसंबर को बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाले मैच में भी खेलने की संभावना है। बात फुटबॉल की। राजधानी दिल्ली में आज से भारतीय पिकल बॉल लीग की शुरुआत होगी। बात पिकल बॉल की हो रही है। इस लीग में कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हैदराबाद रॉयल्स, चेन्नई सुपर वॉरियर्स, मुंबई स्मैशर्स, कैपिटल वॉरियर्स और लखनऊ लेपर्ड्स की टीमें शीर्ष पुरस्कार के लिए मुकाबला करेंगी। इस ट्रॉफी का अनावरण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित खेल संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पिकल बॉल को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में काम करेगी। लीग का आयोजन 7 दिसंबर तक किया जाएगा। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स को भारत का कल्चर बनाया है, उसके बाद से तो हर भारतीय की ये इच्छा रहती है कि हर तरह के स्पोर्ट्स में वो लोग इंटरेस्ट लें और उसमें इन्वॉल्व हों। इस बात को इंश्योर करना चाहूँगी कि इस गेम को दिल्ली में भी हम जोड़ें, हमारे स्कूलों में, हमारे गेम्स में, हमारे इवेंट्स में, ताकि पिकल बॉल हम सब के लिए एक बहुत ही रोचक और नया खेल साबित हो। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।